चिल्ड्रन, टुडे वी विल स्टार्ट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। हम फंडामेंटल राइट्स कर चुके हैं, ऑल 6 फंडामेंटल राइट्स। आई होप कि आप रिविजन भी अपना साथ साथ करते जा रहे हो। ओके, नाउ कमिंग टू डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। Part 4 of our constitution contains guidelines given to the people to ensure the welfare of the people। अब जो पार्ट 4 है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो कुछ गाइडलाइंस देता है गवर्नमेंट को, जिससे गवर्नमेंट वेलफेयर ऑफ द पीपल का इंश्योर कर सके, मतलब उनका पूरा देखभाल कर सके अच्छे से। तो ये पार्ट 4 देता है गाइडलाइंस गवर्नमेंट को, जिससे वो क्या करती है, दैट इंश्योर्स द वेलफेयर ऑफ द पीपल। दीज गाइडलाइंस आर कॉल्ड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। अब यही जो गाइडलाइंस है जो गवर्नमेंट को दी जाती हैं टू इंश्योर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, उनको क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। सो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर गाइडलाइंस गिवन टू द गवर्नमेंट टू इंश्योर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। These principles are directives to promote a just social order। जस्ट का ये जो प्रिंसिपल्स हैं उनको डायरेक्टिव्स हैं जिससे प्रमोट मतलब आगे बढ़ा सके, अ जस्ट मतलब एक जस्टिस प्रिवेलिंग, जहाँ जस्टिस हो, सोशल ऑर्डर एक जस्टिस सोशल ऑर्डर को बढ़ा सके, प्रमोट कर सके। The importance of these principles can be judged from the fact that the Supreme Court has referred to them as the conscience of the Constitution। Now, for more information, you can look up conscience का मतलब in Google or a dictionary। Conscience is your inner voice। जो आपकी अंदर की जो voice होती है, that is known as conscience, and जनरली वो हमेशा सही होती है। आपका कॉन्शियंस इज़ ऑलवेज राइट, यू जस्ट हैव टू लिसन टू देम। तो जो सुप्रीम कोर्ट है वो भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को क्या रेफ़र करती है, एज कॉन्शियंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आपके पास आए क्वेश्चन कि व्हाट इज़ कॉन्शियंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो आपको पता होना चाहिए कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बारे में बात हो रही है। It is essential that the government follows these principles in administrative and legislative matters। अब ये ज़रूरी है कि जो गवर्नमेंट है वो इनको फॉलो करे एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन लेते समय या लेजिस्लेटिव का मतलब होता है लॉ मेकिंग मैटर्स में इसको फॉलो करें। ऑल दीज प्रिंसिपल्स आर कंसिडर्ड प्राइमरी इन गवर्नमेंट्स। ये जो प्रिंसिपल्स हैं वो प्राइमरी मतलब फर्स्ट स्टेप देखा जाता है इन एनी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। दे आर नॉट इन्फोर्सेबल इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ। अब ये इन्फोर्स नहीं करे जा सकते इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ। नाउ कमिंग टू फंडामेंटल ड्यूटीज़। राइट्स एंड ड्यूटीज़ गो हैंड इन हैंड। राइट्स एंड ड्यूटीज़ मतलब अगर आप अपनी फंडामेंटल राइट्स की देखभाल करते हो, उनको देखते हो कि आप अपने सारे राइट्स इंश्योर करते हो, तो आपको अपनी ड्यूटीज़ भी परफॉर्म करनी पड़ेंगी। आप सिर्फ राइट्स नहीं ले सकते, आपको अपनी ड्यूटीज़ भी परफॉर्म करनी पड़ेंगी। पीपल विल अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ राइट्स ओनली इफ़ दे आर अंडर द ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म सर्टेन ड्यूज़। अब राइट्स भी उनको उनकी उसकी वैल्यू तभी समझ में आएगी जब उनको अपनी ड्यूटीज़ करनी पड़े। For this purpose, the 42nd Amendment Act of 1976 added some responsibilities to our Constitution called the Fundamental Duties। अब under the 42nd Amendment Act of 1976 कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डाली गई थी कॉन्स्टिट्यूशन पर जो लोगों को परफॉर्म करनी है, और उनको बोला जाता है फंडामेंटल ड्यूटीज़। आपके पास कम से कम अप्रॉक्सीमेटली 9 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं जो आपको परफॉर्म करनी होती हैं। यू आर अंडर ऑब्लिगेशन टू फॉलो दीज ड्यूटीज़। द फर्स्ट फंडामेंटल ड्यूटी इज़ वी शुड शो रिस्पेक्ट टू आवर नेशनल सिम्बल्स लाइक द नेशनल एंथम एंड द नेशनल फ्लैग। तो पहला फंडामेंटल ड्यूटी क्या है कि हमें रिस्पेक्ट देनी चाहिए नेशनल सिम्बल्स को, जैसे कि नेशनल एंथम और नेशनल फ्लैग को।
Second fundamental duty, there were certain ideals like democracy, non-violence and secularism that inspired our freedom fighters during the national movement. We must respect these ideals and follow them in our daily lives. Certain ideals जैसे डेमोक्रेसी, नॉन वायलेंस और सेक्युलरिज्म, जो फ्रीडम फाइटर्स को इन आइडियाज़ ने इंस्पायर करा था और यही वजह है कि नेशनल मूवमेंट हो पाया था। तो हमें भी रिस्पेक्ट देनी चाहिए इन आइडियल्स को अपनी डेली लाइफ्स में। ये हो गया हमारे पास सेकंड पॉइंट। अब आते हैं थर्ड पॉइंट पर। थर्ड पॉइंट इज़ वी शुड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ आवर कंट्री। हमें अपनी कंट्री की सोवरेनिटी, यूनिटी और इंटेग्रिटी प्रोटेक्ट करनी चाहिए। नाउ आई होप दैट यू नो द मीनिंग ऑफ सोवरेनिटी। हमने इसी चैप्टर में करा भी था। सोवरेनिटी का मतलब होता है फ्रीडम टू गवर्न वन सेल्फ, और हम किसी के अंडर में ना हो, मतलब फॉरेन पावर के अंडर में ना हो। दैट इज़ द मीनिंग ऑफ सोवरेनिटी। यूनिटी, हमें अपनी कंट्री की यूनिटी मेंटेन करनी चाहिए, और इंटेग्रिटी। नाउ फोर्थ ड्यूटी, फोर्थ फंडामेंटल ड्यूटी, वी शुड बी प्रिपेयर टू शो आर पेट्रियोटिज्म बाय डिफेंडिंग आर कंट्री। हमें अपना पेट्रियोटिज्म, मतलब जो हमें अपनी कंट्री के लिए फीलिंग है, नेशनलिज्म, पेट्रियोटिज्म, उसको मेंटेन करना चाहिए। मतलब हमें अब हिचकिचाना नहीं चाहिए अपनी पेट्रियोटिज्म दिखाने से, अपनी कंट्री को डिफेंड करते समय, बचाते समय। फिफ्थ फंडामेंटल ड्यूटी, वी शुड प्रमोट हार्मनी एंड ब्रदरहुड अमंग पीपल बाय गिविंग अप डिफरेंसेस बेस्ड ऑन रिलीजन, लैंग्वेज एंड रीजन। अब हमें हार्मनी मतलब पीसफुल और भाईचारा, ब्रदरहुड बना के रखनी चाहिए, और अपने जो डिफरेंसेस हैं, जो हम रिलीजन, लैंग्वेज और रीजन के बेस पर रखते हैं, उन सबको हटा देना चाहिए। एक कंट्री बननी चाहिए, वन नेशन विच शुड नॉट बी डिवाइडेड ऑन रिलीजन, लैंग्वेज और रीजन। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, वी मस्ट टेक अ केयर ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमें अपनी पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। नाउ वी विल डू टिल हियर ओनली एंड स्टार्ट अप विद द लेफ्ट आउट फंडामेंटल ड्यूटीज़ इन द नेक्स्ट वीडियो।